हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हाल ही के सालों में हिंदुस्तान की एक संस्था ने कुछ ऐसे कारनामे किए हैं कि एक सामान्य व्यक्ति ने भी इनके कारनामों के बारे में बड़ी उत्सुकता से बात की है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इसरो की, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। चाहे वो मंगलयान की कहानी हो, चाहे वो एक साथ 100 से ज़्यादा सैटेलाइट भेजने की कहानी हो, या फिर चांद के बड़े करीब पहुंचने की कहानी हो, हर बार इसरो और उनके वैज्ञानिकों ने हिंदुस्तानियों का सर गर्व से ऊंचा किया है। तो आज मन में विचार आया, क्यों ना इसी बारे में बात की जाए कि एक अंतरिक्ष अनुसंधान काम कैसे करता है, कैसे सैटेलाइट छोड़ता है, या इसरो क्या है, वहाँ के वैज्ञानिकों ने किस तरीके से चीज़ों को अचीव किया है। इसी के ऊपर सोचा कि इस विषय के ऊपर विस्तार से चर्चा की जाए। हालांकि ये सारी बातें एक वीडियो में बनाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम कई वीडियो में इसके ऊपर बात करेंगे। और इन चीज़ों को शुरू करने से पहले मेरी एक सामान्य सलाह आप लोगों से रहेगी। अगर आप सामान्य जानकारी के लिए वीडियो देख रहे हैं तो बहुत बेहतर है, लेकिन अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा से जुड़े हुए हैं या फिर आप अपनी किसी स्कूली कक्षा में हैं, तो आप अपने साथ एक कॉपी पेन जरूर लीजिए। और जो भी चीज़ आप समझ रहे हैं, क्योंकि हम न्यूनतम संसाधनों के साथ चीज़ों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो भी चीज़ आप समझ पा रहे हैं आप उसको लिखना शुरू कीजिए, ताकि आगे चलकर वो आपके काम आए और आप उसको रिवाइज कर सकें या उससे अपनी चीज़ों को पढ़ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं कि अंतरिक्ष की छोटी छोटी बारीकियां क्या है और कैसे एक अनुसंधान काम करता है। हम सब जानते हैं कि हमारी पृथ्वी यूनिवर्स का एक बहुत 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 छोटा हिस्सा है। जी हाँ, हमारे अंतरिक्ष के अंदर कई सारी गैलेक्सीज हैं और इन गैलेक्सीज के अंदर बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। जैसे हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सीज, जिसमें बिलियन और ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स भरे पड़े हैं, और हम सब एक स्टार की ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। जी हाँ, हमारी पृथ्वी आती है सोलर सिस्टम के अंदर, जिसको हम हिंदी में सौर मंडल कहते हैं। जी हाँ, ये सोलर सिस्टम क्या है, तो इस चीज़ को समझने के लिए एक बड़ी छोटी सी और बड़ी बेहतरीन डेफिनेशंस है। ये जो सोलर वर्ड है ये रोमन भाषा का शब्द है। जी हाँ, जहाँ सोल का मतलब होता है सन और सोलर का मतलब होता है फैमिली ऑफ द सन। यानी कि अगर आपसे कभी सोलर सिस्टम का मतलब पूछा जाए तो आप बड़े आसान शब्दों में बता सकते हैं कि एक सूरज का या एक तारे का परिवार है, जिसमें सेंटर पॉइंट में या जो सोलर सिस्टम का मुखिया है वो सन है, और उसके चारों तरफ प्लैनेट्स यानी कि छोटे छोटे ग्रह घूम रहे हैं। हमारी पृथ्वी भी सूर्य के चारों तरफ एक रिपीटिंग पाथ में चक्कर लगा रही है। अच्छा, ये जो प्लैनेट्स हैं इनके चारों तरफ भी बॉडीज चक्कर लगा रही हैं, इन ग्रहों के चारों तरफ भी बॉडीज चक्कर लगा रही हैं, जिनको हम सैटेलाइट्स कहते हैं। और ये जो सैटेलाइट या उपग्रह हैं ये दो तरीके के हैं। पहला है नेचुरल सैटेलाइट, जैसे कि हमारी पृथ्वी है और हमारी पृथ्वी के चारों तरफ एक सैटेलाइट चक्कर लगा रहा है, विच इज कॉल्ड मून। दिस इज कॉल्ड नेचुरल सैटेलाइट। और दूसरे सैटेलाइट है आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जो कि हम लोग छोड़ते हैं। इसरो जैसे वैज्ञानिक या इसरो जैसी संस्थाएं या नासा जैसी संस्थाएं कई सारे सैटेलाइट को लॉन्च करती हैं। दे आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो अगर सैटेलाइट के बारे में बात की जाए तो सैटेलाइट दो टाइप के रहेंगे, एक नेचुरल सैटेलाइट और एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। जी हाँ, जैसे मार्स है, मार्स के भी अपने सैटेलाइट हैं, फोबोस एंड डिमोस। तो सबसे पहले इसी चीज़ के बारे में बात करते हैं कि हर एक बॉडी के चारों तरफ, जैसे हमारी पृथ्वी सन के चारों तरफ एक रिपीटिंग और रेगुलर पाथ में चक्कर लगा रही है, या फिर मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ एक रिपीटिंग पाथ में चक्कर लगा रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जब भी किसी बड़ी बॉडी के चारों तरफ एक छोटी बॉडी चक्कर लगाती है तो वो एक निश्चित रास्ता बनाती है, एक रिपीटिंग रेगुलर पाथ बनाती है, और इस रिपीटिंग रेगुलर पाथ को हम कहते हैं ऑर्बिट या कक्षा। जी हाँ, जैसे पृथ्वी 365 दिन में सूर्य के चारों तरफ घूमती है, तो उसका एक रेगुलर रिपीटिंग पाथ है जिसको हम कक्षा कह रहे हैं।
अब एक बहुत बड़ी सामान्य सी बात है कि ये कक्षा अपने आप बनी है, ऐसा तो नहीं है कि हमने जाकर उसको पकड़ा और उसको घुमाना शुरू कर दिया। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो चल रही है। तो सबसे पहले यही जानने की कोशिश करते हैं कि ये ऑर्बिट आखिरकार कैसे बनते हैं। क्योंकि बड़े आसान शब्दों में हम कह देते हैं कि पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा घूम रहा है या हम सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, पर ये रिपीटिंग पाथ बन कैसे रहा है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो आज के वीडियो में केवल इतना जानने की कोशिश करते हैं कि ये ऑर्बिट आखिरकार क्या होता है। तो ऑर्बिट समझने के लिए या कक्षा समझने के लिए कि ये सारी चीज़ें एक दूसरे के चारों तरफ चक्कर कैसे लगा रही हैं, इसके लिए हमको एक साइंटिस्ट के कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ेगा। जी हाँ, और उन साइंटिस्ट का नाम है सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन साहब के दो बड़े बेहतरीन नियम हैं। हम अपनी चर्चा की शुरुआत वहीं से करते हैं। उनका जो पहला नियम है वो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के नियम। ये गति के नियम क्या कहते हैं? तो न्यूटन साहब ने गति को लेकर 3 नियम दिए थे, यानी कि उनके जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है उसमें उनके गति के 3 नियम हैं। और अपने ऑर्बिट को समझने के लिए कि ये ऑर्बिट या कक्षा होती क्या है, इसके लिए हमको पहले नियम की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। तो न्यूटन साहब का पहला नियम ये कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या कोई बॉडी मोशन में है तो ये तब तक अपनी पोजीशन को होल्ड करेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर अप्लाइड नहीं होता। यानी कि बहुत सिंपल एग्जांपल से अगर हम समझें, जैसे मान के चलिए एक बॉल है और ये बॉल अगर रेस्ट में है तो ये रेस्ट में रहेगी, और अगर ये बॉल मूव कर रही है तो ये लगातार मूव करती रहेगी जब तक कोई बाहरी बल इसको नहीं रोकता। और इस बाहरी बल को कहा गया इनर्शिया या जड़त्व का नियम। तो न्यूटन साहब का पहला नियम था जड़त्व का नियम। हालांकि ये जड़त्व का नियम न्यूटन साहब से पहले गैलीलियो ने भी समझाया था। तो एक बात आपको यहाँ पर जानकारी के लिए याद रखनी चाहिए कि न्यूटन साहब के जड़त्व के नियम को हम गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। यस, गैलीलियो साहब ने कहा था कि अगर कोई बॉल या कोई बॉडी किसी इंक्लाइंड सरफेस से जाती है, यानी कि किसी झुके हुए सरफेस से जाती है, तो ये तब तक नहीं रुकेगी जब तक कोई फोर्स इसको नहीं रोकता। और इसी को बाद में न्यूटन का फर्स्ट नियम बोला गया। तो ऑर्बिट समझना है तो पहले तो न्यूटन का पहला नियम याद रखिएगा कि कोई बॉडी अपनी पोजीशन तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स या बाहरी बल उस पर नहीं लगता। और न्यूटन का एक और दूसरा नियम है विच इज कॉल्ड ग्रेविटेशन, यानी कि गुरुत्वाकर्षण का नियम। जी हाँ, बहुत शानदार सा नियम है जिसमें न्यूटन साहब ने कहा था कि दुनिया की हर एक बॉडी, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। यानी कि सिंपली उन्होंने बोला था कि एवरी बॉडी ऑफ द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। अब ये अट्रैक्ट कैसे करेगी? तो सिंपल है, जैसे हमारी अर्थ बड़ी है, मून छोटा है, तो अर्थ किसको खींचेगी? मून को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी। या हम सब पृथ्वी पर आ गए हैं क्योंकि हम पृथ्वी के कंपैरिजन में बहुत छोटे हैं, हमारा मास, द्रव्यमान बहुत कम है, इसलिए हम अर्थ के सरफेस पर। तो दुनिया की हर बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। ये ग्रेविटेशन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमको याद रखना है। और इन्हीं 2 कॉन्सेप्ट से हम ये समझ सकते हैं कि कोई भी बॉडी एक बड़ी बॉडी के चारों तरफ चक्कर कैसे लगा रही है या ऑर्बिट क्या है। तो बड़ी सामान्य कंडीशन में समझते हैं इन दोनों नियमों का इस्तेमाल कैसे होता है। इन दोनों नियमों के साथ साथ न्यूटन साहब ने इन दोनों नियमों को मिक्स करके एक नियम दिया। जी हाँ, जो अधिकतर किताबों में लिखते नहीं हैं। और उस नियम को कहते हैं न्यूटन का माउंटेन कैनन एक्सपेरिमेंट या माउंटेन कैनन थॉट एक्सपेरिमेंट। ये माउंटेन कैनन थॉट एक्सपेरिमेंट क्या था, जरा इसको सामान्य भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। अभी हमारी जो पृथ्वी है उसका जो शेप है वो एक जियोइड शेप है, या सामान्य भाषा में बात की जाए तो एक ओवल टाइप का या अंडे टाइप का शेप है जो देखने को मिल रहा है। अगर मान के चलिए हमारी पृथ्वी फ्लैट होती, यानी कि अगर सिंपली हम बोले हमारी पृथ्वी इस तरीके से एक फ्लैट सरफेस होती, यस और नो, और इस फ्लैट सरफेस के ऊपर मान के चलिए एक माउंटेन है, यस, और इस माउंटेन के ऊपर अगर हम कोई कैनन या तोप रखते हैं और तोप चलाते हैं, तो सिंपल सी बात है, तोप का गोला अगर हमने चलाया एक सर्टेन स्पीड से जाएगा और नीचे गिर जाएगा।
अगर हमने थोड़ा और तेज चलाया तो वो थोड़ा और तेज जाएगा और थोड़ा दूरी पर गिरेगा। हम थोड़ा और तेज चलाएंगे तो वो थोड़ा और दूर जाएगा और थोड़ा और दूरी पर गिरेगा। क्योंकि ये पूरा का पूरा सरफेस फ्लैट है तो एक पॉइंट के बाद गोले को धरती पर गिरना ही गिरना है। लेकिन अगर हम अपने अर्थ की बात करें तो हमारी अर्थ फ्लैट सरफेस पर नहीं है। अगर इस फ्लैट सरफेस के ऊपर हम कोई पहाड़ है और उसके ऊपर हम अगर कोई कैनन रखा हुआ है और अगर कोई तोप चलती है तो अब देखिए वो दो नियम काम करेंगे। तोप का गोला चला तो डेफिनेट सी बात है, एक बेसिक पॉइंट था कि कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी और तब तक रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको रोकता नहीं। तो अगर मान के चलिए कोई तोप का गोला चलता है, इस तरीके से चलता है, तो वो स्पेस में चलता जाएगा, यानी कि वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको रोकेगा नहीं, कोई बाहरी बल उसको रोकेगा नहीं। अब गोला चला, ये चलता है, लेकिन धरती की ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ लेकर आती है। यानी कि अगर सिंपल कंडीशन में समझें तो दो चीज़ें हैं। जैसे मान के चलिए आपका तोप का गोला इस डायरेक्शन में जा रहा है तो धरती की ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ लाएगी, ठीक है। तो दो फोर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, एक फोर्स यहाँ पर आपका इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, एक नीचे की तरफ काम कर रहा है। और इन दोनों का रिजल्टेंट जो फोर्स बनेगा, यानी कि इन दोनों की जो रिजल्टेंट कंडीशन बनेगी वो बीच में इस तरीके से बनेगी। और अगर हम एक स्पीड मेंटेन करते हैं तो न्यूटन साहब ने कहा कि भाई इस तरीके से आपकी मोशन होगा, बॉडी में मोशन ज़्यादा आ जाएगा और नीचे की तरफ ग्रेविटी लगेगी। और अगर एक स्पीड मेंटेन हुई तो ये गोला पृथ्वी के चारों तरफ घूमना शुरू करेगा। यानी कि ये फॉल होने की कोशिश तो कर रहा है पर एक्सटर्नल मूवमेंट का जो फोर्स है वो उसको खींच रहा है। और ये दोनों फोर्स जब बैलेंस होंगे तो एक रिपीटिंग पाथ बनेगा और इसी रिपीटिंग पाथ को ऑर्बिट कहा गया। जी हाँ, यानी कि ऑर्बिट एक कांस्टेंट स्पीड या जहाँ पर दो फोर्स बैलेंस हो जाएंगे वहाँ पर जाकर आपके ऑर्बिट फॉर्म्ड होना शुरू होते हैं। अधिकतर ऑर्बिट एलिप्टिकल यानी कि दीर्घवृत्ताकार होता है। जैसे कि हमारी पृथ्वी जब सन के चारों तरफ या सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो वो एक एलिप्टिकल पाथ बनाती है। या फिर सामान्य कंडीशन में बोला जाए तो प्लैनेट के चारों तरफ जब कोई बॉडी घूमती है तो वो सर्कुलर पाथ तैयार करती है। तो इस तरीके से हमारे ऑर्बिट तैयार होते हैं रिपीटिंग पाथ की कंडीशन में। अब अगर सामान्य जानकारी के अनुसार हम बात करें तो जो सैटेलाइट हम छोड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि हम उसको बहुत 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 दूर तक छोड़ देंगे या चंद्रमा तक पहुंचा देंगे। एक कह सकते हैं निश्चित स्पेस तक हम अपने सैटेलाइट्स पहुंचा सकते हैं, तो उसके जो ऑर्बिट है वो फिक्स है। यानी कि जो सैटेलाइट यहाँ से कोई भी अंतरिक्ष अनुसंधान पहुंचाता है या अंतरिक्ष अनुसंधान छोड़ता है वो एक निश्चित दूरी तय कर सकते हैं और एक निश्चित दूरी तक पहुंच सकते हैं। उसके हिसाब से पृथ्वी के 3 ऑर्बिट बताए गए। पहला ऑर्बिट बताया गया है विच इज़ कॉल्ड लोअर अर्थ ऑर्बिट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम LEO कहते हैं। लोअर अर्थ ऑर्बिट के बारे में बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि लोअर अर्थ ऑर्बिट का जो डिस्टेंस होता है, यानी कि समुद्र तल से उसकी जो ऊंचाई होती है वो 111 माइल्स के आसपास होती है, कि 111 माइल्स तक और 111 माइल्स की मिनिमम डिस्टेंस तक और 1243 माइल्स मैक्सिमम डिस्टेंस तक। इस रेंज तक आप कह सकते हैं कि आपके लोअर अर्थ ऑर्बिट में किसी भी सैटेलाइट को भेज सकते हैं। किलोमीटर्स में बात की जाए तो सामान्य तौर पर लगभग 181 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच में आपका लोअर अर्थ ऑर्बिट है। अब कुछ बातें यहाँ पर समझने की हैं कि लोअर अर्थ ऑर्बिट की जो डिस्टेंस है वो धरती से 180 किलोमीटर से और 2000 किलोमीटर के बीच में है। तो यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट या जो भी सैटेलाइट घूम रहे हैं वो बहुत तेज़ी से पृथ्वी की तरफ आएंगे और अगर उनका फोर्स हमको बैलेंस करना है तो उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। जी हाँ, जब लोअर अर्थ ऑर्बिट में हमारे सैटेलाइट घूमते हैं तो उनकी जो स्पीड होती है, उनकी जो गति होती है वो लगभग 27,400 किलोमीटर पर आवर के आसपास होती है और लगभग 90 मिनट के अंदर वो एक रिवॉल्यूशन या फिर ये कह सकते हैं एक कंप्लीट चक्कर अर्थ का लगा लेते हैं। इवन देन हमारा जो स्पेस स्टेशन है
जी हाँ, हमारे कुछ अंतरिक्ष अनुसंधान है जिन्होंने अपने स्पेस स्टेशन लॉन्च किए हैं। तो स्पेस स्टेशन भी लोअर अर्थ ऑर्बिट में ही काम करता है, जो हमको देखने को मिलेगा। इस लोअर अर्थ ऑर्बिट के फ़ायदे क्या हैं? तो इसका सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि अगर हमको किसी का जासूसी करना है तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। किसी कंट्री पर हमको नज़र रखना है तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। किसी जगह की क्लियर पिक्चर हमको लेना है तो हम उसमें भी लोअर अर्थ ऑर्बिट के सैटेलाइट्स का यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर सिंपल बात की जाए तो कह सकते हैं कि आपका जो डाटा कम्युनिकेशन है, इसमें भी हम लोअर अर्थ ऑर्बिट का यूज़ कर सकते हैं। तो जो हमारा पहला ऑर्बिट होता है वो होता है लोअर अर्थ ऑर्बिट। दूसरा जो ऑर्बिट है उसको हम कहते हैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट। जी हाँ, अब मीडियम अर्थ ऑर्बिट की जो रेंज रहेगी, जैसे हमारे लोअर अर्थ ऑर्बिट की रेंज जो थी वो 180-81 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर थी, तो मीडियम अर्थ ऑर्बिट की जो रेंज होती है वो 2000 किलोमीटर से और लगभग आपके 35,000 किलोमीटर के आसपास के बीच की रहेगी। जी हाँ, और यहाँ पर जो सैटेलाइट्स रहेंगे उनका जो यूज़ हम करते हैं वो जीपीएस में करते हैं, नेविगेशंस में करते हैं, यस, ट्रैकिंग के लिए करते हैं। इन सब के लिए हम मीडियम अर्थ ऑर्बिट का यूज़ करते हैं। और जो तीसरा ऑर्बिट होता है, और उस ऑर्बिट को हम कहते हैं जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, या फिर उस ऑर्बिट को हम कहते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। अब ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या है या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या है? तो सबसे पहली बात तो ये है कि अर्थ से जो मैक्सिमम डिस्टेंस पर हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, वो मैक्सिमम ऑर्बिट जो होता है वो होता है आपका जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट की जो लगभग डिस्टेंस है वो होती है 37,015 किलोमीटर, यानी कि अर्थ से आपको अगर भेजना है तो 37,015 किलोमीटर, लगभग 5 से 5.5 घंटे लगते हैं एक सैटेलाइट को वहाँ तक पहुँचने में। अब ये जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी क्या है? तो बहुत सिंपल है। ये अधिकतर जो आपके सैटेलाइट हैं जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी, ये अर्थ के आपके इक्वेटर के चारों तरफ घूम रहे हैं। जी हाँ, और अगर आप बिल्कुल इसको फिक्स कर देते हो, यानी कि अगर आप बिल्कुल इसको अर्थ के ऑर्बिट के साथ फिक्स कर देते हो, यानी कि अर्थ के इक्वेटर के साथ आप इसको फिक्स कर देते हो, यानी कि जैसे अगर हमारी कंट्री है इंडिया और यहाँ पर हमारा सैटेलाइट है तो वो इंडिया के साथ साथ इस तरीके से घूम रहा है। जी हाँ, तो उसको हम कहेंगे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। और जब ये डिस्टेंस ज़्यादा है तो डेफिनेट सी बात है रिवॉल्यूशन का जो टाइम है वो भी ज़्यादा होगा। तो हम कोशिश करते हैं कि वो दिन भर में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करें। तो इनका रिवॉल्यूशनरी टाइम लगभग होता है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड जो अर्थ का है, उसके साथ साथ ये घूमना शुरू करते हैं। तो जहाँ पर हमको ब्रॉडकास्ट की कंडीशंस चाहिए, जैसे हमारी टेलीविज़न्स हैं या फिर हमारे जो बड़े ब्रॉडकास्ट हैं, चैनल ब्रॉडकास्ट हैं, वहाँ पर हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का यूज़ करते हैं। तो ये 3 ऑर्बिट्स हैं जो काम कर रहे हैं। पहला आपका लोअर अर्थ ऑर्बिट है, जिसकी रेंज मैंने आपको बताई 180 से 2000 किलोमीटर के बीच में। दूसरा मीडियम अर्थ ऑर्बिट है और तीसरा ऑर्बिट है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। और हम जो भी सैटेलाइट लॉन्च करते हैं वो इसी दायरे में लॉन्च करते हैं। अब एक बहुत बेसिक सी बात है कि किसी रिक्शे में रखकर हम सैटेलाइट को लॉन्च नहीं कर सकते, उसके लिए हमको रॉकेट्स चाहिए, बड़े बड़े पावरफुल रॉकेट्स की हमको ज़रूरत पड़ती है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कि कौन कौन से रॉकेट्स हैं जो अब तक नासा ने, इसरो ने या बड़ी बड़ी अंतरिक्ष संस्थाओं ने उपयोग किए हैं इन सैटेलाइट्स को पहुंचाने के लिए। उम्मीद है कि आपको सामान्य चीज़ें पसंद आई होंगी या समझ आई होंगी। सुझाव और सलाह हरदम आमंत्रित रहेंगे। धन्यवाद।